தினம்தோறும் விளக்கேற்ற நல்ல எண்ணெய் இதயம் நல்லெண்ணெய். पर पुष्प अर्पित करते हुए और क्योंकि काफी महत्वपूर्ण चुनाव की दृष्टि से हम बात करें तो कर्नाटक का ये चुनाव है और ऐसे में समूचे भारत को जोड़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से किया, उसको और ज्यादा आगे बढ़ाने का, उसको और ज्यादा हाईटेक और विकसित बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कनेक्टिविटी के लिहाज से बात कर ली जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बात कर ली जाए, या इसके अलावा जो तमाम जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं जो सरकार की, वो लगातार लोगों तक पहुंचाने की जो कवायद है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने की है। और जिसका फल ये निकलकर सामने आया है कि कहीं ना कहीं जो देश का विकास है, देश की जो रफ्तार है वो और तेज होती नजर आई है। और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अब से कुछ ही देर में ये रोड शो इनका, इसकी शुरुआत होने वाली है और लोग भारी संख्या में यहाँ पर पहले से मौजूद हैं जो उनके एक दीदार पाने के लिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग सड़कों के किनारे यहाँ पर पहले से मौजूद हैं और काफी भव्य रोड शो होने वाला है। और ऐसे में कल भी जो रोड शो हुआ था उसकी तस्वीरें हम आपके साथ हमने साझा की और आपने देखा कि किस तरह से लोग भारी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए। और उसके बाद आज का जो रोड शो है ये भी काफी महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री आप देख सकते हैं कि लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और उसके बाद अब से बस कुछ ही देर में ये रोड शो शुरू होने वाला है। क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये पूरा चुनाव, और इस चुनाव की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लोगों के दिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बसते हैं और ऐसे में उनकी लोकप्रियता को लेकर, जैसा कि हम जानते हैं कि सिर्फ देश के, अगर हम बात करें देश की दृष्टि से बात करें तो देश में भी उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती हुई नजर आई है और उसके अलावा वैश्विक पटल पर भी उनकी जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग कैसे यहाँ पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है। सड़कों के किनारे लोग सुबह से यहाँ पर अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित तरीके से खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार स्वागत करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था भी काफी चाक चौबंद रखी गई है क्योंकि काफी भव्य रोड शो है और सबकी नजरें आज के रोड शो पर है। क्योंकि ये रोड शो तमाम जो दिशा और दशा है वो यहाँ पर बदलने का काम करेगी, तो एक बदलाव देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये जो भव्यता यहाँ पर नजर आ रही है इस रोड शो को लेकर, जिसकी शुरुआत बस हो ही चुकी है और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरह से लोग फूल बरसाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जो तैयारियां हैं, जनसभाओं का दौर जारी है। तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो तो हैं ही, लेकिन रोड शो जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है, हमने पहले भी इसकी तस्वीरें आपके साथ साझा की थी, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो उनकी लोकप्रियता है वो और ज्यादा बढ़ती हुई और लोग उनका दीदार करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए पहले से यहाँ पर मौजूद हैं। तो काफी कुछ कायाकल्प यहाँ पर किया गया है। दक्षिण भारत की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी काफी कायाकल्प किया गया है। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्यता के साथ यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, फूल बरसाए जा रहे हैं उनके ऊपर और काफी कुछ ये पूरा रोड शो बयां कर रहा है। मेगा रोड शो है ये और ये रोड शो काफी कुछ कहानी बदल सकता है यहाँ पर जो चुनावी समीकरण है उसकी। आयशा खानम हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। आयशा, शुरुआत हो चुकी है रोड शो की और प्रधानमंत्री की जो स्थिति है वो साफ तौर पर यहाँ पर काफी मजबूत नजर आ रही है और पहले से जैसे लोकप्रियता उनकी रही है वो लोकप्रियता लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। रोड शो को लेकर और राजनीतिक पटल पर जब हम बात करते हैं चुनाव को लेकर, तो क्या कुछ बड़ा बदलाव यहाँ पर नजर आ रहा है? देखिए, इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और ये चुनाव बीजेपी के लिए बहुत अहम है। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की बात अगर हम करें तो उसके साथ साथ प्रधानमंत्री की शख्सियत जो है इस प्रचार में बीजेपी के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्टार प्रचारक के तौर पर लगातार प्रचार कर रहे हैं यहाँ, और जो बीजेपी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो केंद्र सरकार का शासन रहा, उन तमाम उपलब्धियों को लोगों के सामने रखा, उन तमाम वेलफेयर स्कीम को लोगों के सामने रखा और इस प्रचार का जो अहम हिस्सा है वो है बीजेपी है भरोसे, यानी बीजेपी ही कर्नाटक का भरोसा है, लोगों का भरोसा है। और बीजेपी कर्नाटक में डबल इंजन सरकार का नारा देते हुए डबल इंजन सरकार का जो
बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास। ये बीजेपी इस प्रचार का एक अहम फोकस, अहम हिस्सा बना लिया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रचार के लिए उतरते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सड़क पर रोड शो करते हैं तो पूरे लोग उनके साथ जुड़ जाना चाहते हैं। देखिए, प्रचार उस वक्त महज बीजेपी के लिए प्रचार नहीं होता, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके लिए सब यहाँ मौजूद लोगों के लिए एक प्रधानमंत्री बहुत ही गर्व के साथ वो उन्हें देखने के लिए पहुंच रहे हैं और बहुत ही गर्व के साथ हर कोई प्रधानमंत्री की झलक देखना चाहता है। तो ये बात साफ जाहिर होती है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हैं बल्कि आम आदमी, आम जनता, आम सिटीजन में वो बेहद जोश और बेहद उत्साह भरते हैं। और हम देख रहे हैं कि यहाँ तमाम इलाकों में युवा जो है हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। एक नई पीढ़ी, एक न्यू जनरेशन को हम देखते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कनेक्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। कई परिवार जो है अपने घर से बच्चों को लाए हैं। कई परिवार जो है वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखे। कंधों पर बच्चों को बिठाया है यहाँ पर सड़क के दोनों ओर खड़े हुए। तो ये बयान करता है कि प्रधानमंत्री की शख्सियत जो है ये महज ने अपनी कैंपेन स्ट्रेटेजी को पहले से ही तय किया था कि जो आखिरी दौर होगा कैंपेन का, इस आखिरी दौर में प्रधानमंत्री की धुआंधार कैंपेनिंग होगी, एक तरह से पहुंच होगी हर कोने कोने तक। तो ये बीजेपी की प्लानिंग जो है लास्ट फ्यू डेज की, लास्ट 1 वीक की जो प्लानिंग थी, ये रंग ला रही है। क्योंकि कांग्रेस में शुरू से ही कैंपेन करते हुए कांग्रेस एक पीक तक पहुंच चुकी थी, ऊंचाई तक पहुंच चुकी थी और कांग्रेस को ये उम्मीद हो रही थी, कांग्रेस को ये लगने लगा था कि एंटी संबंध की वेव है और कांग्रेस में इसका पैदा हो सकता है। लेकिन जैसे ही बीजेपी की आखिरी दौर की स्ट्रेटेजी का पता चला और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे तो विपक्ष को अपनी स्ट्रेटेजी को रिवर्स करना पड़ा, दोबारा से अपनी कैंपेनिंग को रिवर्स करना पड़ा। तो प्रधानमंत्री जो रोड शो कर रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं, ये काफी रंग ला रहा है बीजेपी के लिए। क्योंकि बेंगलोर में 28 विधानसभा सीटें हैं। ये 28 विधानसभा सीटें बहुत अहम है। बेंगलोर शहर 2009 तक करीब 12 सीटें थी बेंगलोर में, लेकिन अब डिलिमिटेशन के बाद बेंगलोर शहर 28 सीटों वाला शहर हो गया है। बेंगलोर का दायरा 148 किलोमीटर का दायरा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलोर की कॉस्मोपॉलिटन शहर के लोगों तक पहुंच रहे हैं। देखिए, बीजेपी का कनेक्ट पहले से ही ये रहा कि बीजेपी आसानी से अर्बन वोटर को आसानी से कनेक्ट करती रही। तो बीजेपी अब यही उम्मीद लगा रही है कि बेंगलोर में जो 28 सीटें हैं, इन 28 सीटों में कम से कम 20-25 सीटें अगर बीजेपी के खाते में आते हैं तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि एक स्थिर सरकार बनाने के लिए बीजेपी को ये सीटें बेंगलोर से चाहिए। इस समय बीजेपी के पास करीब 11 सीटें हैं और ऐसे में बीजेपी अब अपना जो खाता है उसे और बढ़ाना चाहती है। क्योंकि बेंगलोर शहर को बीजेपी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी तवज्जो दी गई है। मैनिफेस्टो में भी बीजेपी ने कहा है कि बीजेपी बेंगलोर को एक स्टेट कैपिटल रीजन बनाएगी। यानी जिस तरह से दिल्ली के पास नोएडा एनसीआर रीजन है, ठीक उसी तरह से बेंगलोर को स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा। यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को और ग्रोथ के लिए उसको तवज्जो दी जाएगी। और प्रधानमंत्री खासकर जब बेंगलोर पहुंचते हैं तो प्रधानमंत्री हमेशा डिजिटल कनेक्ट यानी टेक्नोलॉजी से लोगों के साथ जुड़ते हैं। और बेंगलोर एक सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है और बेंगलोर हब है, IT हब है। तो यहाँ पर बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि वो आगे चलकर बेंगलोर को एक ग्लोबल इनोवेशन हब देगा। यानी उस प्रोजेक्ट का नाम होगा डिजिटल युवा नाडु, यानी युवाओं के लिए एक डिजिटल राष्ट्र कायम करने की और एक लक्ष्य रहेगा। तो इस तरह से ग्लोबल इनोवेशन हब की बात मैनिफेस्टो में कही गई है। और ये तमाम चीजें हैं जो IT और सिलिकॉन वैली के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से जुड़ते रहे हैं और हमेशा स्टार्टअप को उन्होंने बढ़ावा दिया है, युवाओं को बढ़ावा दिया है। युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में न्यू इंडिया की नींव है और ये न्यू इंडिया के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से स्कीम इसी के आधार पर, इसी के इर्द गिर्द बनाते रहे हैं। और जब बैंगलोर आते हैं तो कल भी हमने देखा जब बैंगलोर साउथ से प्रधानमंत्री का जो रोड शो था, ये जो बैंगलोर साउथ इलाका है ज्यादातर IT हब है। यहाँ पर IT में काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। यहाँ पर हमने देखा लाखों की संख्या में IT हब से आए हुए लोग हैरान रह गए कि इस तरह का प्रचार भी होता है।
क्योंकि इनमें से आईटी के कई बार आरोप लगता है कि जो आईटी में काम करने वाले लोग होते हैं, जो युवा होते हैं, वो जब मतदान होता है तो वो वीकेंड के लिए शहर से बाहर चले जाते हैं। लेकिन कल जिस तरह का प्रचार उन्होंने देखा है, तो वो अब ये कह रहे हैं कि वो जरूर बुधवार के दिन अपना मत डालने के लिए जरूर पहुंचेंगे। तो इस तरह के बदलाव कहीं ना कहीं हम देखते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जिस राह से गुजर रहे हैं, सीवी रामन नगर बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तमाम डिफेंस पीएसयू सेक्टर्स इस क्षेत्र में आती हैं। एचएएल की हेलीकॉप्टर यूनिट, एचएएल की कई एमएसएमई जो है इस क्षेत्र में आती है, और करीब 15,000 से ज्यादा एमएसएमई है जो एचएएल के साथ काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर का सपना जो है, इन्हीं सड़कों से होने वाला, जो गुजरने वाला सपना है, इन्हीं सड़कों से सीवी रामन नगर की ओर से ये सपना गुजरता है, ये विजन है। और इन इलाकों में भारी मात्रा में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की संख्या है, और यहाँ पर भी काफी कॉस्मोपॉलिटन क्राउड है। यहाँ पर भी काफी भारी संख्या में केरल से, वेस्ट बंगाल से, अलग अलग इलाकों से आए लोग जो है यहाँ पर अपना, उन्होंने इस इलाके को अपना घर बनाया है। तो इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों तक पहुंच रहे हैं। आगे चल के मंदिर से पास होंगे जहाँ पर सुब्रमण्य मंदिर है, वहां पर प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देने के लिए कई संख्या में लोग पहुंचे हैं, और यहाँ पर हनुमान चालीसा का उच्चारण भी हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे वो एमजी रोड की ओर पहुंचेंगे, जो ट्रिनिटी चर्च है, ट्रिनिटी सर्कल है, जहाँ पर ये रोड शो खत्म होने वाला है। यहाँ भी बहुत अहम है, ये बैंगलोर का हब है, बैंगलोर का एक ऐसा लोकेशन है जो युवाओं के लिए और एक ग्लोबल सिटी के लिए जो हब माना जाता है। एमजी रोड का आखिरी पड़ाव ये बैंगलोर का अहम पहचान है। तो प्रधानमंत्री यहाँ तक पहुंचेंगे, और हमने देखा जिन रोड पर प्रधानमंत्री का रोड शो नहीं होने वाला है, वहां तक भी लोगों की भीड़ जमा हो गई है, ये कोशिश में कि उससे वो आगे बढ़ सके और इस काफिले के साथ प्रधानमंत्री के साथ साथ चल सके। आयशा, ये जो विधानसभा क्षेत्र है जहां से ये पूरा काफिला गुजरेगा, तो ऐसे में उन विधानसभा क्षेत्रों में क्या स्थिति है, और युवाओं और महिलाओं की भागीदारी अब की बार कितनी सुनिश्चित की जा रही है? देखिए, इन विधानसभा क्षेत्रों में अगर हम कहें तो सीवी रामन नगर है, यहाँ पर बीजेपी का हमेशा से गढ़ माना गया है। बीजेपी के विधायक है यहाँ पर। फिर अगर हम आगे चलते हैं, अल्सूर जो सीवी रामन का हिस्सा है, यहाँ भी बीजेपी का गढ़ है। कुछ समय पहले तक यहाँ पर बकलिका का डोमिनेशन रहा था, लेकिन अब सीवी रामन नगर में रघु जो सचिन एमएलए हैं, वो 5वीं बार वो यहाँ पर मैदान में है। तो आप हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस के लिए बहुत कुछ दाव पर है, और सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सिद्धरामैया विपक्ष नेता हैं, डीके शिव कुमार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। लेकिन इन दोनों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर जो खींचतान है, ये कहीं न कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कुछ हद तक कंफ्यूजन फैला रही है। कुछ हद तक कांग्रेस के कार्यकर्ता तो जमीन पर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उन्हें किसका साथ देना है और उन्हें क्या मानना है। तो ये कुछ हद तक कांग्रेस में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करती है, और लगातार जो बयानबाजी, जो व्यक्तिगत हमले कांग्रेस करती रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, इसके चलते कांग्रेस को कहीं न कहीं कुछ हद तक नुकसान भी झेलना पड़ा है। और मैनिफेस्टो में जो कांग्रेस ने तमाम चीजें, तमाम गारंटी की बातें कह दी, युवाओं को युवा निधि की बात कही है, जो 1500 रुपए उन्हें दिए जाएंगे जिनको रोजगार नहीं मिलेगा, मुफ्त बिजली की बात कही, 200 यूनिट बिजली की बात कही है। तमाम गारंटी कार्ड के बावजूद कांग्रेस शुरू में एक अच्छा कैंपेन लेकर आई थी, एक अच्छा कैंपेन चल रहा था, कांग्रेस काफी विश्वास के साथ चल रही थी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर निषेध लगाने की बात आई, कांग्रेस ने बजरंग दल और पीएफआई को एक समान पेश कर दिया, तो ये कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के फॉर्च्यून जो है वो बदल कर रख दिया है। तो अब कांग्रेस में भी इस बात को लेकर कुछ हद तक नाराजगी है कि आखिरकार बजरंग दल पर मुद्दा मैनिफेस्टो में कैसे पहुंच गया, क्योंकि इस मुद्दे को एक राष्ट्रीय स्तर पर बहस करना है, इस मुद्दे को अगर बैन भी करना है किसी संगठन को, एक राष्ट्रीय स्तर पर एक विधेयक लाकर से बैन किया जाता है। लेकिन मैनिफेस्टो में ये बात कहकर कांग्रेस ने इस मुद्दे को दूर दे दी, और बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी कांग्रेस को बैकफुट पर कर दिया, और ये कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं बहुत महंगा पड़ सकता है। लेकिन
अभी भी कांग्रेस को उम्मीद है कि एंटी इनकम्बेंसी की लहर उनके पक्ष में है। कांग्रेस जो 40% सरकार की बात कह रही थी, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया, ये तमाम चीजों से कांग्रेस अभी भी उम्मीद में है कि अभी भी स्थिति हाथ से नहीं गई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रचार है, जो रोड शो है, जो कैंपेन है, इसको देखकर कुछ अलग ही तस्वीर मिल रही है। और राजनीतिक विश्लेषक भी कर्नाटक में जो स्पेकुलेशन करते हैं, जो विश्लेषण करते हैं, वो भी कुछ हद तक कंफ्यूज है कि आखिरकार ये जो नरेंद्र मोदी का प्रचार है वो किस तरह से एक नया ट्विस्ट दे दिया है पूरे कैंपेन के लिए, और इस चुनाव की जो डायरेक्शन है उस दिशा को ही बदल दी है। आयशा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब हमने सुना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बातें कही, छोटी बड़ी सारी मिलाकर उन्होंने तमाम बातें कही। एक बात उन्होंने ये भी कही थी कि टेररिज्म को लेकर जिस तरह की जो स्थिति है उससे निपटने के लिए तमाम कारगर स्टेप उठाए गए। लेकिन अब हम जब बात करते हैं, और कांग्रेस के शासनकाल को भी उन्होंने गिनवाया कि किस तरह की जो नाकामियां वहां पर नजर आई थी, वो भी प्रधानमंत्री ने वहां पर उसको गिनवाया। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो जो नीतियां बनी थी, वो नीतियां इस आतंकवाद को लेकर, टेररिज्म को लेकर, उस पर नकेल कसने के लिए कितनी कारगर साबित हुई थी? अपना सवाल दोहराएं, यहाँ पर शोर है। जी 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 आयशा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जो बात रखी थी जनसभा को जब वो संबोधित कर रहे थे, आतंकवाद के मुद्दे को लेकर पिछली सरकारों को उन्होंने लगातार आड़े हाथों को लिया था, साफ तौर पर कांग्रेस को। तो ऐसे में आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए किस तरह के कारगर स्टेप उठाने की जो जरूरत प्रधानमंत्री ने जिस पर बल दिया था, वो क्या रही थी, और अभी तक इस पर किस तरह से आगे की जो रणनीति है वो कारगर साबित होती नजर आ रही है? जी हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री ने जमकर कांग्रेस पर भी हमला बोला है और आतंकवाद को सपोर्ट करने की बात कही है। और प्रधानमंत्री ने लोगों के सामने पब्लिक रैली में ये बात भी रखी कि कैसे जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था दिल्ली में, उस वक्त कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो इस बाटला हाउस एनकाउंटर के विरोध में थे और कई ऐसी बयानबाजी भी थी उस समय। और उस वक्त भी कांग्रेस ने आतंकवाद की निंदा नहीं की थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए कई रैली में, कई पब्लिक सभाओं में ये कहा कि कांग्रेस को अगर आप जिता रहे हैं, कांग्रेस को अगर वोट जा रहा है, तो इसका ये मतलब होगा कि आतंकवाद का समर्थन करने वाली पार्टी के लिए, पार्टी के पक्ष में वोट जा रहा है। तो बहुत ही कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आतंकवाद को समर्थन देने के को लेकर हमला किया है। और आगे चलकर ये जो मुद्दा है आगे चलकर और भी नया रंग ले सकता है, क्योंकि खासकर कर्नाटक के कोस्टल इलाके में पीएफआई संगठन जो है, पीएफआई संगठन पर यह आरोप हमेशा से लगा रहा है कि केरल से उनके कई आतंकवादी संगठनों के साथ संपर्क है। और यही वजह है कि केरल जो बैंगलोर से सटे हुआ राज्य है, तो वहाँ के आतंकवादी संगठनों के साथ पीएफआई का एक कनेक्ट रहा है। तो ये हमेशा से पीएफआई पर आरोप रहा और पीएफआई भी इसको लेकर सक्रिय रहा इस क्षेत्र में, कर्नाटक के कोस्टल इलाके में भी। यही वजह है कि पीएफआई को बैन करना पड़ा सके। आगे चलकर कर्नाटक में जो केरल में जो स्थिति बनी है उस तरह की स्थिति कर्नाटक में ना हो, तो कर्नाटक सरकार ने कड़े कदम उठाए ताकि पीएफआई की गतिविधियां जो है कोस्टल कर्नाटक को आतंकवाद का हब ना बनाया जाए। तो ये तमाम चीजें जो है आरोप प्रत्यारोप के तौर पर जमीन पर हमेशा से कोस्टल कर्नाटक में होती रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया और आतंकवाद पर जोरदार हमला बोला, तो एक मैसेज प्रधानमंत्री ने दिया, एक मैसेज जरूर जा रहा है कि केंद्र सरकार किसी भी तरह के आतंकवाद को कुचलने के लिए तैयार है और किसी भी तरह के आतंकवाद को सहन नहीं करेगी। तो कर्नाटक एक शांतिपूर्ण राज्य है, एक लॉ एंड ऑर्डर, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाना जाता है। और कर्नाटक में उस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है जिस तरह की तस्वीरें आज हम वेस्ट बंगाल में देखते हैं या फिर कभी बिहार में देखते हैं। तो उस तरह की स्थिति कर्नाटक में नहीं है। यही वजह है कि कर्नाटक में देखिए आप एक पेज से पोलिंग हो रही है। तो कर्नाटक बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाना जाता है और यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा स्टेटमेंट किया है और प्रचार के दौरान ये संदेश दूर तक पहुंचा है। आयशा, जैसे हम
चुनाव की रणनीतियों की जब बात कर रहे हैं, तो अब की बार कांग्रेस किस रणनीति के साथ और किन मुद्दों के साथ यहाँ पर उतरी है? और इसके अलावा जब हम और राजनीतिक दलों की बात करते हैं, तो उनके पास क्या ऐसा खास है जो अब की बार जनता को लुभाने में वो कारगर साबित हो पाएगा? क्या मुद्दे उनके प्रभावी हैं? हेलो आयशा, जी, आपका सवाल। जी, जो तमाम राजनीतिक दल हैं और खास तौर पर कांग्रेस, उनके पास कौन-कौन से ऐसे प्रभावी मुद्दे हैं जो अब की बार के इलेक्शन में उन्हें सत्ता पर काबिज कर सकते हैं? आपका सवाल दोहराएं प्लीज। जी, कांग्रेस की भूमिका पर मेरा सवाल है कि कांग्रेस के पास अब की बार कौन-कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिससे वो ताल ठोक रही है चुनावी मैदान में? 6,000 करोड़ किसानों को इसका फायदा 6,000 करोड़ की निधि जो है किसानों को मिली है। तो ये तमाम चीजें जो है पूरे कर्नाटक में, पूरे राज्यों में कई जगहों पर एक लाभार्थी तबका जो है इस बात से तृप्त है कि उन्हें उनके हक की जो उनका हक जो है उन तक पहुंच रहा है। और अगर हम युवाओं की बात करें, इसके तहत जो कर्नाटक में स्टार्टअप, कर्नाटक एक हब है, आईटी कैपिटल माना जाता है बैंगलोर को। तो कर्नाटक में स्टार्टअप और डिजिटल टेक्नोलॉजीज और रिसर्च के लिए जो केंद्र सरकार ने बल दिया और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक प्रायोरिटी रखी बैंगलोर को एक ग्लोबल सिटी बनाने के लिए, ये भी एक मुद्दा है जो लोग देख रहे हैं कि महसूस हो रहा है ग्राउंड लेवल पर। जब ये तमाम स्कीम लोगों तक पहुंचती है तो लोगों को इस बात का एहसास होता है कि कैसे विकास बनाम राजनीति में उन्हें विकास को चूज करना है, विकास को सेलेक्ट करना है। तो ऐसे में ये जो तमाम चीजें हैं धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रही है। और खासकर महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करें, हम अल्पसंख्यक महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करें और ट्रिपल तलाक की बात करें, तो ये तमाम जो पहल थी केंद्र सरकार की तरफ से, ये जो है लोगों तक पहुंच रही है। लोग अब अवेयर है। पहले किस तरह से हुआ करता था कि कर्नाटक में जब हम पहले चुनाव लड़ने जाते थे तो कुछ गाँव में, कुछ इलाकों में तो लोगों को ये भी पता नहीं होता था कि केंद्र में किसकी सरकार है, राज्य में किसकी सरकार है और उनके हक और उनसे कौन सी स्कीम पहुंचना है। लेकिन आज हर कोई दूर दराज के इलाके में अगर आप जाते हैं तो हर कोई पहचानता है, समझता है कि उनके हक का पैसा उन तक पहुंच रहा है। केंद्र सरकार की कौन सी योजनाएं हैं जो जिस पर जिन लोगों का हक है इन ग्रामीण इलाकों तक पहुंचना जरूरी है। तो ये तमाम चीजें अवेयरनेस जो है वो बढ़ी है। तो ये ऐसे में ये चुनाव जो है एक नया माहौल, एक नया सिचुएशन ऐसा क्रिएट किया है जहाँ पर एक अवेयरनेस से भरा वोटर जो है अपना मत डालने के लिए जाएगा। यहाँ पर जैसे कि पहले होता था कि ये आरोप भी लगते थे कि कुछ मतदाताओं को खरीदा जा सकता है, उन्हें पैसे देकर लुभाया जा सकता है। लेकिन आज मतदाता समझदार है, उनको पता है कि खरीदा जा सकता है का मतलब वो अपना हक जो है गिरवी रख रहे हैं। तो ऐसे में कई मतदाता जो है वो अवेयर वोटर्स हैं और जब वोट डालने के लिए जाते हैं तो उसके सामने विकास की बात जरूर उसके सामने आती है। और प्रधानमंत्री हमेशा से हर रैली, हर संबोधन में सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं। तो ये जो है ये बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट है और बीजेपी इसके जरिए लोगों तक पहुंच रही है और इस प्रचार में सबका साथ सबका विकास और डबल सरकार को एक नारा बनाकर लोगों तक पहुंचा रही है। आयशा, बूथ लेवल पर जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि बीजेपी बूथ कैडर वाली पार्टी है। बूथ लेवल पर उसका खास फोकस रहता है। वहां पर किस तरह से जो स्थितियां हैं उनमें परिवर्तन लाने के लिए, पहले से ज्यादा अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए किस तरह की रणनीति और रूपरेखा रखी गई है जिससे और ज्यादा बल और ज्यादा मजबूती आए? देखिए, बीजेपी हमेशा से बूथ पर ज्यादा केंद्रित रहा है। बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को ज्यादा ट्रेनिंग दी गई है। बूथ लेवल पर कैसे नजर रखी जाए, कैसे तमाम वोटर्स को बूथ तक लाना है। पन्ना प्रमुख का जो एक शब्द कॉइन किया था अमित शाह ने, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक कार्यकर्ता या फिर एक बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता को अपने आप में एक नेता के तौर पर बनाता है। तो ये जो है पन्ना प्रमुख और बूथ लेवल पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता काम करते हैं, ये बहुत ही अहम है।
कर्नाटक में भी जब चुनाव शुरू हुआ तो बीजेपी ने सबसे पहले विजय संकल्प यात्रा शुरू की और इस विजय संकल्प यात्रा के तहत बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता पूरे राज्य के अलग अलग दिशाओं में उन्होंने यात्रा की और कार्यकर्ताओं से कनेक्ट हुए, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। तो विजय संकल्प यात्रा के जरिए बीजेपी ने तमाम कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट किया, मोटिवेट किया और इसके तहत बीजेपी और प्रधानमंत्री ने जैसे कार्यकर्ताओं को बूथ को मजबूत बनाने का नारा दिया, ये कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन ये चुनाव महज उम्मीदवार नहीं लड़ते, ये चुनाव जो है बीजेपी के लिए जमीन पर उनके कार्यकर्ता, बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता लड़ते हैं। ये स्ट्रेटेजी जो है, ये इस तरह की ऑर्गेनाइज स्ट्रेटेजी जो है तो कांग्रेस में नजर नहीं आती। कांग्रेस को विश्वास होता है कि उनके कुछ कथित वोट बैंक है और ये वोट बैंक उनके लिए सीधे अगर वोट देगा तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने में, युवाओं को कांग्रेस अपने ही पार्टी के लिए इस्तेमाल करने में पीछे रह जाती है। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति जो है उन्हें पीछे खींचती है। तो इसकी वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी फ्रस्ट्रेट रहते हैं और काफी निराश रहते हैं कि उनको दिशा दिखाने वाला कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो उन्हें बूथ लेवल पर उन्हें सम्मान के साथ उनको उनकी पहचान दिलाए। तो ये फर्क है, हम देख रहे हैं बीजेपी की जो ग्राउंड लेवल पर तैयारी होती है और बूथ लेवल पर जो तैयारी होती है। तो ऐसे में जब प्रचार होता है तो आप देख सकते हैं ये प्रचार इसलिए इतना जोश भरा होता है क्योंकि कार्यकर्ता भी जुट जाते हैं इससे और इस तरह से प्रचार प्रधानमंत्री का जो काफिला जो आगे बढ़ रहा है, अब अल्सोर की तरफ प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। इस प्रचार में जो जोश नजर आ रहा है इसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता तो है ही, लेकिन बैंगलोर के अलग अलग कोने से लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं और धीरे धीरे ये जो कारवां है प्रधानमंत्री का आगे बढ़ रहा है। कुछ देर में ट्रिनिटी सर्कल पर आएगा, ट्रिनिटी सर्कल पर ये कारवां एंड होगा और देखिए बहुत ही दिलचस्प नजारे हमें यहाँ पर देखते हैं। कई परिवार जो है अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे, हाथ में एक बैनर भी लेकर आए हैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने के लिए। बच्चे जो हैं प्रधानमंत्री की ड्राइंग्स लेकर आए हैं उन्हें दिखाने के लिए और जो युवा कार्यकर्ता है तो तमाम युवा कार्यकर्ता यहाँ पर प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए खड़े हैं। और कल जिन लोगों ने इस रोड शो को मिस किया था वो लोग भी आज इस रोड शो में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और बैंगलोर के अलग अलग हिस्से से पहुंचे हैं। जैसे नजारा नजर आ रहा था और कुछ युवाओं ने तो इसे मोदी उत्सव कहा। आज भी वही नजारा इन सड़कों पर देखने को मिल रहा है और प्रधानमंत्री का काफिला अब आगे बढ़ रहा है। सीवी रामन नगर से आगे बढ़ते हुए अल्सुर पहुंचेगा और अल्सुर से सीधा प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए ट्रिनिटी सर्कल तक पहुंचेंगे। जी, निश्चित तौर पर ये संवेद स्वर, ये भारी भीड़ जिस तरह से ये जो उमड़ी हुई है, ये अपने आप में दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, कितना प्यार करते हैं लोग इस देश के उनको और जो उनकी लोकप्रियता है, जो उनके प्रति चाहत है, वो साफ तौर पर देखी जाती है। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर पर मथुरा और बरसाने में जिस तरह से फूलों की होली खेली जाती है, कुछ उस तरह से गुलाबी और पीले फूलों से लाद दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये जो बारिश हो रही है फूलों की, वो उनके प्रति जो प्रेम है वो दर्शाता है जनता के प्रति, और जो कनेक्ट है वो दर्शाता है। आज का जो ये रोड शो नाम्मा बेंगलुरु नाम्मा हेम्मे यानी हमारा बेंगलुरु हमारा गर्व के तहत ये रोड शो चल रहा है और प्रधानमंत्री बार बार जनता के प्रति नतमस्तक होते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए और उनका अभिवादन स्वीकार करने के साथ ही साथ उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करते हुए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को इस भीड़ से ऊर्जा मिल रही है, लोगों से ऊर्जा मिल रही है और जो लोग उनका स्वागत करने के लिए उमड़े हुए हैं, इससे वो भी ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। लोग उल्लसित हैं, प्रसन्न चित्त हैं, बेहद आनंदित हैं कि उनके लोकप्रिय नेता उनके बीच में है। ये दृश्य अगर कहा जाए तो राजनीति के लिए बहुत आम नहीं है जब इतनी बड़ी संख्या में किसी नेता का स्वागत करने के लिए हजारों हजार की संख्या में क्या बच्चे क्या बूढ़े स्त्री पुरुष सब जुटे हुए हैं और फूलों की बारिश लगातार हो रही है। ये जो दृश्य है ये निश्चित तौर पर अभूतपूर्व है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी जुड़े हुए हैं।
शैलेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, लगातार जिस तरह से कर्नाटक के चुनाव प्रचार की बागडोर प्रधानमंत्री ने स्वयं संभाली है, उसके बाद का ये जो जिसको कहना चाहिए कि प्रचार में एक ड्रास्टिक चेंज आप देख सकते हैं, और कल का रोड शो रहा हो, आज का ये जो रोड शो है, क्या कुछ दर्शाता है? क्या क्या कहेंगे आप? दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम धुआंधार रोड शो देख रहे हैं। कल बेंगलुरु में हमने देखा कि 26 किलोमीटर से बड़ा रोड शो था और इतने फूल जनता ने खरीदे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए, कि बेंगलुरु में फूल नहीं मिल रहे थे। और आज ये तकरीबन 10 किलोमीटर का से अधिक का हम रोड शो देख रहे हैं। वही उत्साह, वही भीड़ दिखाई दे रही है, जबकि आज सुबह बारिश हुई, उसके बावजूद लोगों का उत्साह देखने लायक है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनाव प्रचार की रणनीति में सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो अधिक से अधिक इलाके में हो और उससे एक माहौल बनाया जाए। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सबसे बड़े स्टार प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी, उनके साथ साथ बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारकों की धुआंधार चुनावी जनसभाएं और रोड शो कर्नाटक के अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में आयोजित किए जा रहे हैं। तो रणनीति है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। जब अब चुनाव प्रचार खत्म होने की तरफ आगे बढ़ रहा है, कल अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, तो ऐसे में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह प्रचार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की एक रणनीति है कि अपने सबसे लोकप्रिय नेता की जमकर चुनावी जनसभाएं और रोड शो आयोजित किया जाए, और जो रिस्पांस मिला इससे पहले के रोड शो में और चुनावी जनसभाओं में, वो पार्टी का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। यही वजह है कि इतने बड़े मेगा रोड शो का आयोजन कल किया गया, जब हमने देखा कि बेंगलुरु की धरती पर एक ऐतिहासिक रोड शो देखने को मिला, अब तक का सबसे बड़ा रोड शो देखने को मिला, और आज उसी का एक एक्सटेंशन कह सकते हैं आज का रोड शो हम देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, जो तस्वीरें कल हमने देखी थी, आज जो तस्वीरें सड़कों पर शहर में, राज्य की राजधानी में दिखाई दे रही है, आईटी सिटी में जो अपने मेट्रो कल्चर के लिए जाना जाता है, उस शहर में जो अपने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है, उस शहर में जो जहाँ पर युवा के सपने पूरा होते हैं, वो शहर जहाँ युवाओं की आकांक्षाएं पूरा होती है, वो शहर जो आधुनिक भारत का भविष्य क्या होगा उसकी एक झलक देता है, वो शहर जो दरअसल ये बताता है कि कैसे जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कनेक्टिविटी है, शहरों की जो चुनौतियां हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या फिर ट्रैफिक को लेकर, उसे कैसे दूर किया जा सकता है, उस पर कैसे आगे काम हो सकता है, उस शहर की आकांक्षाओं को जनता अपने तौर पर सामने रखते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रेम बताते हुए, उन पर पुष्पवर्षा करते हुए, ये बताता है कि जनता की आकांक्षाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार बखूबी समझ रही है। और यही वजह है कि युवा हो, महिलाएं हो, उनका भरपूर प्यार, भरपूर प्रेम हम देख रहे हैं पुष्पवर्षा के माध्यम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखने की जो एक होड़ है, एक जो सपना है, एक जो आकांक्षा है, वो हम देख रहे हैं कि लोगों को बड़ी संख्या में सड़कों पर इंतजार करते हुए रोड शो शुरू होने से पहले ही, जब हमने सुबह से ये देखा कि काफी संख्या में छात्र हो, छात्राएं हो, महिलाएं हो, अलग अलग वर्ग के लोग सड़कों पर दिखाई दिए। तो निश्चित तौर पर कर्नाटक की जो चुनावी जो प्रचार है, तो वो कई संकेत अपने आप में दे रहा है। कर्नाटक का जो चुनाव प्रचार है, वो भारतीय राजनीति में दरअसल ये बता रहा है कि किस तरह से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। जब चुनावी राजनीति में पार्टी के लिए प्रचार करने का सवाल हो, जनता से कनेक्ट होने का सवाल हो, जनता से संवाद करने का सवाल हो, पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी लगी रहती है, अपने सबसे लोकप्रिय नेता से अनुरोध करती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता का अभिवादन स्वीकार करने में, जनता से संवाद करने में कभी कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, और हम वो होता हुआ देखते भी है। और यही वजह है कि बीजेपी ये दावा करती है कि वो एकमात्र ऐसी पार्टी है जो उन राज्यों में भी सत्ता में रहने के बाद लगातार सत्ता में वापस आती है जहां पर एक परंपरा नहीं है रही है सत्ता में लगातार वापस आने की। उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, जहां दशकों बाद भारतीय जनता पार्टी 5 साल सत्ता में रहने के बाद एक ऐसी पार्टी बनी जो फिर से योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सत्ता में वापस आई। हमने उत्तराखंड देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वहां परंपरा तोड़ी, सत्ता में वापस आई। गुजरात का तो उदाहरण सामने है ही, जहां पर तकरीबन 3 दशकों से यहाँ पर टेक्नोलॉजी